नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामोलिसिस पे। मैं रविकांत कुमार। मैं आज आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट थर्ड पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैंने आपको पार्ट वन पढ़ा दिया, उस पर मैंने आपको पूरा डिटेल प्री हिस्ट्री पढ़ाया, यानी कि मैंने आपका स्टोरेज कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन मैंने कंप्लीट किया, और उसी वीडियो लेक्चर सीरीज का मैं आज आपको पढ़ाऊँगा पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में आज हम शुरू करेंगे द वैदिक लेक्चर, यानी कि द वैदिक एज के बारे में आज आपको पूरा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को एक पढ़ने का आपको तरीका बताता हूँ, जिससे आप क्या तरीका रखोगे इसको पढ़ने का। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप पढ़ो वैदिक एज के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको पहले वाले क्लास से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो मैं कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्री हिस्ट्री मैंने सबसे पहले आपको कवर करवाया। उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन बताया, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया। उसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा वैदिक एज के बारे में। तो मैंने बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका समाप्त कैसे हुआ। तो बहुत सारे इतिहासकार का अपना अपना मत है, उसमें से एक ये भी मत है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसमें आर्यंस लोग आए थे, और आर्यंस लोग आकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभ्यता को समाप्त कर दिए थे। तो जब आर्यंस लोग आए थे, तो आर्यंस के आने के बाद जो सभ्यता नई शुरू होती है, और आर्यंस के आने के बाद एक नया एज शुरू होता है, जिसे हम बोलते हैं वैदिक एज। क्या बोलते हैं? वैदिक एज। तो वैदिक एज आर्यंस के बाद शुरू होता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको आर्यंस के बारे में जानना है, वैदिक एज में कि आर्यंस लोग आए कहाँ से आए। उसके बाद वैदिक एज शुरू हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में, पढ़ेंगे वैदिक वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर वैदिक लिटरेचर में आपको क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है ऋग्वेद, और ऋग्वेद से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा। ऋग्वेद हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है अजुर्वेद, आपको अजुर्वेद पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा सामवेद। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अथर्ववेद, अथर्ववेद। फिर मैं आपको बताऊंगा दो और वैदिक लिटरेचर हमारे पास है, एक ब्राह्मण, ये एक ब्राह्मीण है। और फिर मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ब्राह्मण के बाद मैं बताऊंगा अरण्यक, अरण्यक जो है अरण्यक। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बाद उपनिषद, उपनिषद। उपनिषद को ही हम लोग बोलते हैं वेदांत, मतलब वेदों का अंत हो जाएगा वेदांत। तो आप जब भी पढ़ो वैदिक तभी जब भी पढ़ो, तो सबसे पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यंस लोगों ने खत्म किया, उसके बाद वैदिक एज शुरू होता है, और वैदिक एज शुरू होता है उसमें वैदिक लिटरेचर सबसे पहले पढ़ना है। फिर वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले पढ़ना है ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद आपको अजुर्वेद पता होना चाहिए, अजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद, फिर अथर्ववेद के बाद ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। ये पॉइंट इतने आपको ध्यान रखने हैं, और इतना पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके सबके बारे में बात करना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ द वैदिक। सबसे पहले आर्यंस लोगों के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट स्कॉलर का अपना अपना मत है आर्यन लोगों के बारे में। तो सबसे पहले आर्यंस लोग आए कहाँ से, मतलब ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस कहाँ था, तो इसके बारे में बात करूँगा। तो बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनका अपना अपना मत है, उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मत रहा है मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है जो मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर का कहना था कि जो आर्यंस लोग हैं सो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, यानी आपको पता होना चाहिए कि मैक्स मुलर क्या बोलते हैं, कि जो आर्यन लोग हैं सो सेंट्रल एशिया से आए हैं। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो है, जो गरम दल के नेता हुआ करते थे, गरम दल के, उनका कहना है कि ये नॉर्थ पोल से आए हैं। और ये किस पुस्तक में बताते हैं, तो द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, इसमें बताते हैं कि जो आर्यंस लोग हैं सो नॉर्थ पोल से आए हुए हैं। उसके बाद तिब्बत रीजन से आए हुए हैं, किसने कहा था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर बताता हूँ, आपको सिर्फ एक याद रखना है, क्या याद रखना है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि आर्यंस लोग कहाँ से आए थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। ये आप ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं। उसके बाद आर्यंस लोगों के बारे में, आर्यंस के बारे में थोड़ी और आपको जानकारी पता होना चाहिए, मैं वो जानकारी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आर्यंस लोग आए थे सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन तरफ से भारत में प्रवेश किए थे। और यहाँ जब प्रवेश किए थे आर्यंस लोग, तो यहाँ के जो नेटिव लोग थे, जो इंडिया के नेटिव लोग थे, उन्हें हम दस्यूस कहते थे, दस्यू कहते थे, क्या कहते थे, दस्यू कहते थे। उन्हें इन्होंने हरा करके और खुद को स्टैब्लिश किया था। आर्यंस लोगों ने खुद को स्टैब्लिश किया था, ये भी ध्यान रखिए। और आर्यंस लोग कौन सा भाषा बोला करते थे, तो ये आए थे तो ये क्या बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बात ध्यान रखनी है आर्यंस के बारे में, वो ये रख लिए कि आर्यंस लोग ही यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल शुरू किए थे, और ये होर्सेस लेकर आए थे। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारा कुछ भूल जाओ, लेकिन सिर्फ ये याद रखो कि आर्यंस जो हैं, आर्यंस लोग ही यहाँ पे आयरन लेकर आए थे, और आयरन और घोड़ा वहाँ से लाए थे। ये बात ध्यान रखना है। मतलब आर्यंस एज के बारे में आपको आर्यंस के बारे में दो बातें आपको पता होना चाहिए। पहले क्या पता होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि आर्यंस जो आए थे उसके बारे में मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर इन्होंने बताया था कि जो आर्यंस लोग आए थे कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से आया हुआ है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, आर्यन लोग ही सबसे पहले यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल किए थे और होर्स लेकर आए थे। बस इतनी बातें आप ध्यान रखो, हो जाएगा आर्यन से, ठीक है। तो आर्यन के बाद मैंने आपको बताया था मैं पढ़ूंगा वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो चलिए वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो वैदिक शब्द है उसके बारे में बताता हूँ।
तो जो वर्ड वेदा है इसका मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। क्या होता है? सुपीरियर नॉलेज, ठीक है। वेदा मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उसमें से जो वेदाज है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा में सामवेद, और चौथा में अथर्ववेद, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछेगा ऑर्डर, तो सबसे पहले कौन सा? ऋग्वेद, उसके बाद कौन सा? यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इससे एक प्रश्न सबसे पहले पूछता है आपका कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं वेदात्रयी। क्या बोलते हैं? वेदात्रयी। ये बात ध्यान रखो। सबसे पहला प्रश्न आपका बना कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को अगर हम मिला के बोलेंगे तो वेदात्रयी बोलते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे। अब ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट वेद है, ये ध्यान रखना है। सबसे पुराना कौन था? ये ऋग्वेद था, ठीक है। और ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना है, और ऋग्वेद को हम लोग द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड किसे कहा जाता है? तो ये ऋग्वेद को कहा जाता है। मतलब इंसानों का सबसे पहला जो वसीयतनामा था, यही था, ऋग्वेद ही था। और ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं? 1028 हाइम्स हैं। ये हाइम्स क्या होते हैं? तो जो श्लोक होते हैं उसे हाइम्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आप विद्या मंदिर से, स्कूल से बिलोंग करते हैं तो आपको याद होगा, हम लोग किया करते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो ये श्लोक है, इसे हम श्लोक बोलते हैं। और 1028 श्लोक को क्या बोलते हैं? सुक्ताज बोलते हैं, ठीक है। सुक्ताज याद रखना है। तो सबसे पहले 1028 हाइम्स याद रखना है, और उसको एक साथ क्या बोलते हैं? हम सुक्ता बोलते हैं, ठीक है, सुक्ताज बोलते हैं। उसके बाद जो वेद ये पढ़ते थे, जो हाइम्स जो पढ़ते थे, सॉरी, जो हाइम्स पढ़ते थे उसे हम क्या बोलते थे? उसे बोलते तो होत्री, ठीक है। जो ऋग्वेद में जो हाइम्स होता था उसे जो पढ़ता था उसे क्या बोलते हैं? होत्री। ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले आपने देखा कि 1028 हाइम्स है, उसके बाद देखा 1028 हाइम्स को हम क्या बोलते हैं? सुक्ताज बोलते थे। और ये सुक्ताज को जो पढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे होत्री, राइट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मंडलाज, ठीक है। मंडल, तो कितने मंडल थे? तो 10 मंडल थे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। और मैं एक एक करके सारे मंडल जो इंपॉर्टेंट मंडल है उसको मैं कवर करवाता हूँ, राइट, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मंडल है फर्स्ट मंडल, ठीक है। फर्स्ट मंडल से एग्जाम में पूछता है कि जो फर्स्ट मंडल है वो किससे रिलेटेड है? तो वो अग्नि देवता से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? अग्नि देवता से रिलेटेड है। मैं इसको एक तरीका बताता हूँ याद करने का। ये फर्स्ट मंडल है, और जो इंग्लिश का पहला अल्फाबेट है कौन है? ए है, यानी कि ए से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट मंडल क्या है? अग्नि देवता से रिलेटेड, राइट। और थर्ड मंडल है, जो थर्ड मंडल है किससे रिलेटेड है? ये गायत्री मंत्र से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि थर्ड मंडल है किससे रिलेटेड है? गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। और गायत्री मंत्र किसके प्रशंसा में लिखी गई है? तो ये सन गॉड सावित्री के प्रशंसा में लिखी गई। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। मैं इसको तरीका बताता हूँ याद करने का। मैं अगर कहीं तरीका बनता है याद करने का तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो गायत्री मंत्र है, जैसे कि हम लोग स्कूल में रहते थे, तो स्कूल में आप सोचिए या कहीं भी रहिए, आपको गायत्री मंत्र कितना बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है, ठीक है। गायत्री मंत्र होपफुली आप सबको पता होगा, ठीक है। मतलब गायत्री मंत्र कितना बार पढ़ोगे? 3 बार पढ़ोगे। यानी कि तीसरा मंडल में कौन सा है? गायत्री मंत्र, ठीक है। अब सेवन मंडल, सेवन जो मंडल था ये बताता है, सेवन मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बैटल ऑफ 10 किंग और सुदास, ठीक है। और सुदास के बीच में जो हुआ था, सुदास और 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया है। और इसमें से जो सुदास होते हैं जो जीत जाते हैं, तो इसके बारे में ये चर्चा मिलती है। तो यहाँ में पूछेगा आपसे कि सेवंथ मंडल किससे रिलेटेड है? तो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स और सुदास के वार के बीच में से रिलेटेड है। और ये वार कब हुआ, कहाँ हुआ था? ये हुआ था पारुसनी रिवर के पास हुआ था, ठीक है। याद रखिए कहाँ हुआ था? पारुसनी रिवर के पास हुआ था। पारुसनी और रिवर को अभी बोलते हैं रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर का पुराना नाम क्या था? पारुसनी रिवर, ठीक है, याद रखिए आप। उसके बाद 8 मंडल आपको याद है। 8 मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 मंडल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कानवा से अग्निरस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 9th मंडल जो है ये किससे रिलेटेड है? ये सोमा हाइम से रिलेटेड है, सोमा हाइम से रिलेटेड है। मैं इसको याद करके आपको एक तरीका बताता, ठीक है। तो जो नौमा सोमा, इस तरह रखिए, नौमा सोमा, ठीक है। उसका 10th मंडल जो है किस रिलेटेड है? 10th मंडल रिलेटेड है आपका पुरुष सूक्त, किस रिलेटेड है? पुरुष सूक्त से रिलेटेड है। और ये पुरुष सूक्त है, इसी में 4 वर्णास के बारे में जिक्र किया गया है। यानी 10th मंडल में पुरुष सूक्त है, उसमें क्या किया गया है? 4 वर्णास जो है, मतलब जो 4 वर्ण है उसको जिक्र किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा वर्ण के बारे में बताता हूँ, ठीक है। वर्ण सिस्टम क्या होता था? तो कहा गया था कि जो ब्रह्मा जी है, मानिए ब्रह्मा जी है, ठीक है। इमेज में मत जाइए, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ब्रह्मा जी, तो ये ब्रह्मा जी, तो उनका कहना था कि ये ब्रह्मा जी का जो मुख है उससे कौन निकले हैं? तो उससे ब्राह्मण निकले, ठीक है। कौन निकले हैं? ब्राह्मण निकले हैं, ठीक है, ब्राह्मण निकले हैं। और ये जो भुजा है, ये भुजा इससे क्षत्रिय लोग निकले हैं। ब्रह्मा जी का जो भुजा उससे क्षत्रिय लोग निकले हैं। और ये जो जांग है इससे कौन निकले हैं? तो इससे निकले वैश्य, इससे निकले हैं आपका वैश्य लोग, ठीक है। और जो पैर है ये इससे कौन निकले? क्षुद्र लोग निकले हैं, ठीक है। ये मतलब इसमें ये फिलॉसफी है, उस समय का पता नहीं क्या सोच के फिलॉसफी बनाया गया था, ठीक है। ये फिलॉसफी है। मतलब 4 वर्णास, मतलब यही हुआ कि जो ब्रह्मा जी के मुख से जो निकले हैं वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा जी के भुजा से निकले हैं वो क्षत्रिय हैं, और ब्रह्मा जी के जो जांग से निकले हैं वो वैश्य हैं, और जो ब्रह्मा जी के पैर से निकले हैं, मतलब नीचे वाला भाग का पैर से निकले हैं, वो कौन है? वो क्षत्रिय है, ठीक है। ये तो वर्णास के बारे में 10th मंडल में जिक्र है, ठीक है। तो आपको मंडल के बारे में कौन सा बातें रखते हैं? सबसे पहले फर्स्ट मंडल किससे रिलेटेड था? मैंने बताया था, पहला लेटर ए से होगा तो अग्नि देवता। थर्ड मंडल मैंने बोला था गायत्री मंत्र कितना बार पढ़ोगे? 3 बार पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट था, बता दिया। 7th मंडल, इसमें कन्फ्लिक्ट हुआ था किसके बीच में? तो 10 जो राजा थे उसके बीच में और सुदास के बीच में हुआ था। ये कहाँ हुआ था?
पारुसनी रिवर में हुआ था। पारुसनी को अभी हम लोग रावी रिवर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 8th मंडल मैंने बताया था इंपॉर्टेंट नहीं है। 9th मंडल मैंने बताया था नौमा सोमा बताया था मैंने, ये याद रखने के लिए। और 10th मंडल जो है सो इसमें क्या था, पुरुष सूक्त था, ये याद रखने के लिए। इसमें 4 वर्णस के बारे में जिक्र है, ठीक है। इतने मंडल आपको पता होना चाहिए। मंडल एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछता है, इसीलिए आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। और जो आपका 2 से लेकर के 7 मंडल्स हैं, 2 से लेकर के 7 मंडल तक, ये जो सबसे छोटा मंडल है, सबसे छोटा और सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना मंडल्स है। और जो तो आपका पहला और 10वां मंडल्स है, ठीक है, ये यंगेस्ट एंड लार्जेस्ट मंडल है। उसके बाद ऋग्वेदा में 10,600 वर्सेस हैं। कितना, 10,600 वर्सेस हैं। और ये वर्सेस क्या होते हैं, तो वही मैंने आपको बताया, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। तो ये पद्य होते हैं, यानी कि ये श्लोक के रूप में लिखे गए थे। मतलब इनको सब लोग नहीं समझ पाते थे, ठीक है। इनको समझाने के लिए ब्राह्मण निकाला गया था, उससे समझाया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो आयुर्वेद है, एग्जाम में पूछा जाता है आयुर्वेदा जो है सो किससे रिलेटेड है, तो ये ऋग्वेदा से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद उस समय मतलब ऋग्वेद के समय का को क्या बोलते थे हम लोग, तो अघन्य बोलते थे, ठीक है। और उसी तरह कॉपर को हम लोग क्या बोलते थे, अयस बोलते थे। और गोल्ड को हिरण्य बोलते थे, ठीक है। अयस और गोल्ड को हिरण्य बोलते थे, ठीक। ऋग्वेद के समय लोग कॉपर के बारे में भी जान गए थे, ब्रॉन्ज के बारे में भी जान गए थे, सिल्वर के बारे में भी जान गए थे, गोल्ड के बारे में जान गए थे, बट आयरन लोग अभी भी नहीं जानते थे आयरन के बारे में, ठीक है। जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा उसमें लोग जानेंगे आयरन के बारे में, ठीक है। मतलब आयरन का कहीं भी जिक्र नहीं है ऋग्वेद में, ये ध्यान रखिए आप, आयरन का कहीं भी जिक्र नहीं है ऋग्वेद में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है ऋग्वेद से रिलेटेड। और लास्ट जो है आपका ऋग्वेदिक रिवर के बारे में पढ़ना है। तो उस समय जो ऋग्वेदिक रिवर थे कौन कौन थे, एक आपका था इंडस रिवर, राइट। कौन सा रिवर था, इंडस रिवर। और इंडस रिवर को उस समय ऋग्वेदिक समय इसका नाम क्या था, सिंधु रिवर। झेलम रिवर को लोग उस समय क्या बोलते थे वितास्ता रिवर। और चेनाब रिवर को लोग बोलते थे अस्सिकनी रिवर। और रावी रिवर को क्या बोलते थे, और परुसनी रिवर। और व्यास रिवर को विपास रिवर कहा जाता था। और सतलज रिवर को सुतुद्री रिवर कहा जाता था, ठीक है। और उस समय जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था सरस्वती रिवर, ठीक है। सरस्वती रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट था उस समय, सरस्वती रिवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सरस्वती रिवर, ठीक है। और सरस्वती रिवर को लोग मतलब पवित्र रिवर मानते थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको। और ऋग्वेद आपका कंप्लीट मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ थोड़ा सा ऋग्वेद को मैं कनेक्ट कर पाऊँ। मैंने आपको ऋग्वेद में क्या क्या पढ़ाया। वीडियो लंबी जरूर हो रही है लेकिन आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं यही विचार के कारण से वीडियो लंबा होने के बावजूद भी बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऋग्वेद में अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, अभी तक आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, एक बार आप समराइज कर लो, फिर आप भटकोगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया आर्यंस लोग आ चुके हैं, ठीक है। आर्यंस लोग आ चुके हैं, तो लोगों का अलग अलग मत था कि आर्यंस कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले जो बताए थे सेंट्रल एशिया से आया है, किसने बताया था ये आपको याद रखना है। तो सेंट्रल एशिया से हमारे बताए थे कौन, मैक्स मूलर, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, मैक्स मूलर। और एक और थे, कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने बोला था कि नहीं ये आपका आर्टिक रीजन से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया आर्यंस लोग कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने शुरू किया वैदिक लिटरेचर, उसमें मैंने आपको बताया ऋग्वेद। उसके बाद मैंने बताया था 4 वेद है, एक ऋग्वेद हो गया, अजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, और फिर अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ठीक है। मैंने बोला ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद को तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेदात्रयी बोलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया, उसके बाद मैं आपको बताया ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद का सबसे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कवर करवाते जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे ओल्डेस्ट वेद है ये, सबसे ओल्डेस्ट था, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलता था, टेस्टामोनी कहा जाता था, टेस्टामोनी सबसे पहला टेस्टामेंट था ये, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला टेस्टामेंट था, मैंने वो बताया आपको। उसके बाद मैंने तीसरा आपको बताया, इसमें 1028 हाइम्स थे, ये आपको याद रखना था, ठीक है। और हाइम्स को एक साथ हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सुक्ताज, ठीक है। और सुक्ताज को जो पढ़ता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, हुत्री, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि उसके बाद कितने मंडल थे, 10th मंडल थे, 10 मंडल थे टोटल, ठीक है। इसमें और मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, सबसे पहला मंडल मैंने आपको याद रखने बोला था, फर्स्ट मंडल जो था किस रिलेटेड था, तो ए से, अग्नि से, ठीक है। और मैंने उसके बाद तीसरा बताया था गायत्री मंत्र कितना बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था गायत्री, ठीक है, गायत्री। उसके बाद मैंने बताया था याद रखने के 7th में कन्फ्लिक्ट हुआ था किसके, 10 किंग और सुदास के बीच में युद्ध हुआ था, ये मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था 4 वर्ण, उसके बाद 10 किंग और सुदास के बीच में था, ये मैंने बताया था 7th में। उसके बाद मैंने बताया था आपको 10th मंडल बताया था। 10th में मैंने क्या बताया आपको कि इसमें 4 वर्ण के बारे में जिक्र था, 4 वर्ण के बारे में, ठीक है, वर्ण सिस्टम के बारे में। उसके बाद मैंने बताया था कि 2 से लेकर के 7 तक जो था वो ओल्डेस्ट मंडल था, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट था और क्या था, स्मॉलेस्ट था। और 1 और 10, 1 और 10 जो है सो कौन सा था, ये नया था, ठीक है। और ये बड़ा था, मैंने इतना बताया। फिर मैंने बताया कि जो रिवर है, मतलब उस जो अभी जो रिवर है उसमें ऋग्वेद, जो अभी रिवर है उसको ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में क्या कहा जाता था, ऋग्वेद के समय क्या कहा जाता था, ठीक है। मैंने इसको बताया। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है चेनाब रिवर याद रखो, अस्सिकनी हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो मैं इसके बाद आपको पार्ट 2 में और सारा मतलब इसके बाद ऋग्वेद के बाद मैं आपको और सारे ऋग्वेद के बाद जो बचा अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैं इसके बाद कवर करवाऊंगा। आप वीडियो में बने रहो।